जोधपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में ममता मोटर गैरेज के सामने अवैध गैस टंकियों की रिफिलिंग का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधक कार्रवाई की गई। जोधपुर पुलिस आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह के निर्देशन और पुलिस उपायुक्त पश्चिमी श्री राजर्षि राज, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री निशांत भारद्वाज व सहायक पुलिस आयुक्त प्रतापनगर श्री रविंद्र बोथरा के सुपरविजन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थानाधिकारी सतीश कुमार व उप निरीक्षक देवाराम के नेतृत्व में अवैध गैस रिफिलिंग करने वाले शख्स का पर्दाफाश किया तो मौके से 2 4-पहिया लोडिंग वाहन तथा 5 मोटरसाइकिल के साथ कुल 109 गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। जब्त सिलेंडर में 97 घरेलू एवं 12 व्यावसायिक सिलेंडर मिले। मौके से गैस रिफिलिंग करने के उपयोग में आने वाले 3 नोजल पाइप और 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटों के साथ एक अपराधी हंसाराम पुत्र चेनाराम पटेल उम्र 37 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आज स्पेशल टास्क था इसमें और हमारे कई आदमियों को हमने इस क्षेत्र में लगा रखा था कि अवैध रिफिलिंग की कई शिकायतें भी मिली थी, जिसमें हमारे चैत्र गाड़ी और थाने के मुखबिर इसमें लगे हुए थे। उनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि ममता मोटर्स के सामने एक वाड़ा है और किसी जो रिपेयरिंग का कार्य भी करते हैं, उस वाड़े के अंदर अवैध रिफिलिंग का कार्य होता है। गैस टंकियों से गैस को निकाल के चोरी करके खाली टंकियों में भर के बेचते हैं। इस प्रकार कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रहे हैं अवैध रिफिलिंग करके, जिसपे हमारी टीम देवाराम सब इंस्पेक्टर और ये चेतक दूसरी पहुंची और पहुंच के उन्होंने आगे अधिकारी को बताया, जिसपे हमने DSO फर्स्ट श्री परिवार साहब को अग्रिम कार्रवाई के लिए बुलाया है यहाँ पे। और काफ़ी तादाद में टंकियाँ हैं, लगभग 2 तो इसके व्हीकल्स इसमें यूज हो रहे हैं और मोटरसाइकिलें भी काफ़ी हैं और लगभग 109-10 के आसपास इसमें टंकियाँ भी है जो घरेलू भी है और कमर्शियल भी है। पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार गैर कानूनी तौर पर हंसाराम पटेल ममता मोटर्स के सामने बड़े पैमाने पर अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार सूचित किया था। प्रताप नगर थाने में जंक्शन 19 के आसपास कोई स्थान है जहाँ पर सिलेंडरों की भारी संख्या में भंडारण हो रहा है। इस पर हमने हमारी टीम भेजी है तो आगामी कार्रवाई करेगी। सर इसका मालिक कौन है? इसके मालिक पर जांच करेंगे तब पता चलेगा। सर यहाँ पर कई जगह ऐसी रिफिलिंग होती है। हाँ, तो उसके लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर इतना बड़ा जगह जब पकड़ा गया है, हाँ, उसके हम सेल्स ऑफिसर को, जो कंपनी के सेल्स ऑफिसर, उनको भी हमने जांच के लिए बुलवाया है। वो भी आएंगे, उनकी किस कैसे जिनसे किसमें संलिप्त है वो भी हम जांच करेंगे। आगे भी कार्रवाई उसी हिसाब से होगी। जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर स्थित श्री बाबा रामदेव जी के मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया। यह आयोजन बाबा की 10वीं पर किया गया था, जिसमें बाबा रामदेव जी के लिए 56 भोग लगाया गया। साथ ही मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया गया। महाआरती के उपरांत भक्तों को प्रसाद वितरित किया। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी रामदेव जी के गुरु बालेनाथ जी के समाधि स्थल पर वो कार्यक्रम रखा गया है और ये 56 भोग नहीं है, इसमें 256 से अलग तरह के हैं और सब तरह की सब्जियां हैं, सब तरह की मिठाइयाँ, जितनी भी जोधपुर में मिठाइयाँ वगैरह जो भी सब्जियां वगैरह होती है, जो कच्ची पकी, और रोटी भी कई तरह की होती है, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, मक्की की रोटी, और सब्जियों में सब तरह की सब्जियां वगैरह सबको भोग लगता है। और कच्ची प्रसादी हम आरती के पश्चात सबको दे रहे हैं और पक्की प्रसादी कल 11 बजे हम देंगे। आयोजन जो होते जा रहे हैं पिछले निरंतर कई वर्षों से ये हो रहा है। 10वीं के दिन होता है, 11 के दिन वितरण किया जाता है। इस बार अन्नकूट में क्या विशेष रखा गया है? इस बार अन्नकूट में थोड़ी सी क्या है, दर्शनार्थी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज कुछ शादियाँ ज़्यादा होने के कारण दर्शनार्थी लेट आएंगे। फिर भी आज अच्छा महोत्सव बहुत अच्छा किया जा रहा है। जोधपुर के भीतरी भाग के आड़ा बाजार स्थित श्री बाबा रामदेव जी के मंदिर में अन्नकूट का हुआ आयोजन।
मंदिर के पुजारी मदन मोहन छंगानी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन निरंतर बाबा की दशमी के दिन ही किया जाता है। तो श्री रामदेव जी इसी तीन मूर्ति है, रामदेव जी, रंगदेव जी और बालाजी उसका भी है। ये बहुत साल पुराना है ये, और हर साल यहाँ पर तीज और दशम को होती है। क्योंकि आज ये दशम का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर मैं पुजारी ये तो साल चल रहा से ज्यादा थोड़ा विकास हो गया। मेरा नाम मदन मोहन छंगानी है, मैं 25 साल से। जोधपुर में अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर आज मृतक की दुकान पर पुलिस की टीम द्वारा नोटिस चस्पा किया गया। गौरतलब हो कि 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अनीता चौधरी के परिजनों ने लाश की पोस्टमार्टम नहीं करवाई, जिससे इस केस को तहकीकात करने में देरी हो रही है। पुलिस विभाग द्वारा कई बार मैसेज द्वारा परिजनों को सूचित किया गया, लेकिन तैयब अंसारी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजन अभी भी धरने पर बैठे हैं। घर या दुकान पर परिवार का कोई सदस्य नहीं मिलता। ऐसे में जोधपुर पुलिस ने दुकान पर नोटिस चस्पाने का काम किया और परिजनों से मामले का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस विभाग ने मदद और सहकार्य की अपील की। इसी दौरान अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को लेकर गंगाना स्थित क्राइम स्पॉट पर पुलिस ले जाकर मुआयना कर। पुलिस के अनुसार क्राइम सीन क्रिएट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द अपराध की मंशा को स्पष्ट किया जाए। सरकारी अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं के अभाव तथा संचालकों की लापरवाही के चलते प्राइवेट अस्पतालों की डिमांड बढ़ती जा रही है। खुले आम लूट मची है। सुविधाओं का जायजा लेने के लिए आज जोधपुर में मथुरा दास माथुर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण जनरल सेक्रेटरी अमरीश जी द्वारा किया गया, जिसमें अस्पताल के वार्ड, जनरल वार्ड, ब्लड बैंक, शौचालयों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान वार्ड में और ब्लड बैंक में जो भी असुविधाएं हैं उसे कैसे सुधारा जा सके, इसके बारे में अमरीश कुमार ने बताया। निरीक्षण के समय मथुरा दास माथुर अस्पताल के तमाम डॉक्टर भी मौजूद रहे। सर अचानक निरीक्षण के बाद में जो कमियां देखी गई, सर क्या क्या कमियां थी और क्या क्या आपने देखिए, हम जो निरीक्षण कर रहे हैं उस निरीक्षण का जो पर्पस है वो ये है कि आज सभी लोग ये मानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं। कोई भी आदमी यदि एक्सपर्टीज देखना चाहता है तो सरकारी अस्पताल में आता है, लेकिन अगर हम व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था हमारी जो प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले कम अच्छी रहती है। तो अब हम जो इसका निरीक्षण कर रहे हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो ये दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सालयों में से एक है, जहाँ 4000 बेड का अस्पताल है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आपको इतना बड़ा अस्पताल नहीं मिलेगा। आप एम्स में भी जाएंगे तो इतना बड़ा नहीं है, तो एम्स से भी ये 4-5 गुना बड़ा अस्पताल है। तो व्यवस्था को कैसे इम्प्रूव किया जाए,
ताकि मरीज का, यहाँ पे काम करने वाले स्टाफ का, डॉक्टर्स का, सभी के अनुभव में इम्प्रूवमेंट। सर एक बार वेटिंग रूम की भी कमी आ रही है, वेटिंग रूम की ना, पेशेंट के साथ में जो पेशेंट आते हैं उनको होना चाहिए। हम आपसे सहमत हैं। इसके लिए हमने परिपत्र जारी किया है कि जो यहाँ पर बजट घोषणाएं उन्नयन की हुई हैं उसके तहत हमने 32 बिंदु बताए हैं। उन 32 बिंदुओं पर ये विवेचन करेंगे, एक आर्किटेक्ट को साथ लेके करेंगे कि हर आदमी की रिक्वायरमेंट ली जाए, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार कहाँ पे क्या छोटी छोटी चीजों की जरूरत है उसको फुलफिल करें। सर अभी धुबरी घाट में भी कुछ समस्या आई है, धुबरी घाट में जब पानी भर जाता है कुछ आने जाने की समस्या रहती है। मैं तो आज जोधपुर इस चीज को पहली बार देखने आया हूँ, धुबरी घाट की मैं इनसे चर्चा कर लूंगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, इसके अगर समय रहता है, अगर ये निरीक्षण होता रहे तो सर क्या कमियां देखने को मिलेगी? देखिए, अस्पताल की व्यवस्था देखने के लिए यहाँ पर सुपरिटेंडेंट साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, है ना, शिल्पा जी हैं, उनको डॉक्टर साहब, कलेक्टर साहब ने OIC बनाया हुआ है, तो वो इसको निश्चित रूप से व्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन जो व्यवस्थाएं लंबे समय से एक प्रकार का उसमें एवोल्यूशन होता है हर व्यवस्था में, जैसे जैसे रोगी भार बढ़ता है, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ता है, तो व्यवस्था को उस हिसाब से आपको ट्यून करना पड़ता है। तो वो ट्यूनिंग की हम एफर्ट कर रहे हैं और वो ट्यूनिंग निश्चित रूप से मिलेगी। आज हमने एक बड़ा निर्देश ये दिया है कि जिस अस्पताल के क्षेत्र में जो व्यक्ति उस एरिया को देखता है, मान लीजिए ये ऑर्थोपेडिक्स वार्ड है, तो अब ऑर्थोपेडिक्स वार्ड जो है ऑर्थोपेडिक्स HOD के अधीन आता है ना, और उनके अधीन डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं। तो अगर इनका AC नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, इनको तो पता है। आप अपने घर में यदि AC ठीक कराएंगे तो आप करा सकते हैं, AC टेक्नीशियन को बुलाएंगे। अगर सैमसंग का AC है तो सैमसंग वाले को बुलाएंगे, डाइकिन का है तो डाइकिन वाले को बुलाएंगे, वो आपसे कंपनी के रेट के हिसाब से 2-3 हज़ार रुपये लेगा और ठीक करके चला जाएगा। तो वो सशक्तिकरण हमने सबका किया है कि आप अपने अपने एरिया में AC खराब है, पंखा खराब है, टॉयलेट नहीं चल रहा है, आप अपने स्तर पे इसको ठीक करवा लें और उसका बिलों का भुगतान सुपरिटेंडेंट साहब के ऑफिस से हो जाएगा। तो हमने एक बड़ी चीज़ बताई है कि जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के लिए ध्यान देना आवश्यक है, पैसा ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो वो ध्यान जो है एक एक्सीएन या एक AEN 800 कमरे के अस्पताल में असंभव है, दे ही नहीं सकते। तो जो आदमी जहाँ बैठा है वो अपना घर भी ठीक करवाता है, तो अपना वार्ड भी ठीक करवा सकता है, अपना बाथरूम भी करवा सकता है, बैठने का कमरा भी करवा सकता है। तो ये व्यवस्था में एक आमूल चूल परिवर्तन किया है। इसके लिए वित्तीय लेखा नियमों में पहले से प्रावधान है, सरकार ने प्रावधान 20 साल से किया हुआ है, उससे पहले से किया हुआ है कि 50,000 रुपए तक का कोई भी मेंटेनेंस का कार्य बगैर PWD के कराया जा सकता है। एक नॉर्मल स्तर पे किसी से भी आप कोटेशन लेके पेमेंट करके करवा सकते हैं। चैलेंज इन द होल थिंग, है ना, बिकॉज़ नोबडी हैज थॉट अबाउट इट। एक आदमी 660 AC कर ही नहीं सकता, आप किसी को ठेका दे दो वो भी नहीं कर सकता। अब मेरे वहाँ पे 5 AC लगे हुए घर में, एक अपार्टमेंट है, उसमें से 3 खराब हो गए, ठीक है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से 3 ही वहाँ हो गया। अब मैं तो 3 दिन हो गए, उस छुट्टी है, ये तो बेडरूम नहीं है, ये ओपन नहीं, ये जहाँ मशीनें रखी हुई हैं उसमें कितना 24 घंटे AC चलता है यहाँ पे। Available on Google Play and App Store. Download it now.